Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 25th of March 2023. First news है old versus new hotting up government forms panel to relook at pension. तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक पैनल बना दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हुआ करता था, तो बेसिकली जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन की तरह मिलता था। न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है, आप कुछ कंट्रीब्यूशन करोगे, सरकार यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी एंड ये जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसको इन्वेस्ट किया जाएगा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, G6 में, और जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया गया है उसकी जैसी परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर पेंशन मिलती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का यही रहता है कि हमें यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ शिफ्ट कर दो, और बहुत सारे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ शिफ्ट हो भी चुके हैं। लेकिन अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो बेसिकली सरकार के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। फाइनेंशियल बर्डन क्यों है? क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है और सरकार को यहाँ पर 50% जो लास्ट ड्रॉन सैलरी का है ये पेंशन की तरह देना है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ मिडिल पाथ निकालने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कंसर्न है ये भी रिजॉल्व हो जाए और सरकार के ऊपर बर्डन भी ना पड़े। उसके लिए एक पैनल बना दिया गया है। पैनल को हेड किया जाएगा TV सोमनाथन के द्वारा, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक, इतनी ही न्यूज़ है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फ्राइडे announced द फॉर्मेशन ऑफ ए कमिटी टू लुक इनटू इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। द कमिटी, जो कि हेड की जाएगी बाई फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन, विल वर्क ऑन एन अप्रोच दैट विल स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयज़ नीड्स। कि यहाँ पर जो लोगों की नीड है बेसिकली, कि उनको एक सर्टेनिटी चाहिए कि मिनिमम एटलीस्ट उनको 40% तो मिले या तो 30% तो मिले एज अ पेंशन, टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयज नीड्स और फिजिकल प्रूडेंस। फिजिकल प्रूडेंस मतलब फिजिकल विवेकता, ये नहीं कि यहाँ पर पैसा बहाया जा रहा है। विद एनी चेंजेस प्रपोज टू बी अडॉप्टेड बाई बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एनी डिसीजन बाई द गवर्नमेंट विल हैव टू बैलेंस टू की फैक्टर्स। ये दो की फैक्टर्स क्या है? तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को भी लेकर चलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कोई अपोजिशन पार्टी है जो कि ये कहती है कि हम OPS को वापस ले आएंगे, तो लोग उनको वोट देंगे और उनके जीतने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब बेसिकली जो रूलिंग पार्टी वो ये तो नहीं चाहेगी ना कि वो ना जीते, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ मिडिल पाथ निकालने की तो ज़रूरत है और उसके लिए ही यहाँ पर एक कमेटी बना दी गई है। इट हैज़ टू टेक इन टू अकाउंट पॉलिटिकल कंसिडरेशंस विद जनरल इलेक्शंस कमिंग इन अ ईयर, लेकिन सेम टाइम पर इसको भी लेकर माइंडफुल रहने की ज़रूरत है कि जो फिजिकल बर्डन लिंक्ड है उसको सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप यहाँ पर OPS की तरफ शिफ्ट करते हो तो बेसिकली यहाँ पर जो फिजिकल बर्डन है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। राहुल डिस्क्वालिफाइड एज MP सेज फाइटिंग फॉर वॉइस ऑफ इंडिया रेडी टू पे एनी प्राइस। तो कल हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, सारे सेक्शंस पता होने चाहिए और इसके अलावा आपको लिली थॉमस केस भी पता होना चाहिए। तो कल हमने डिटेल में एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस किया था, वही आपको रिवाइज करना है तो आप उसको रिवाइज कर लेना। तो अभी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। Gandhi, who was serving his fourth Lok Sabha term, will be barred from contesting elections for 8 years unless इनके कन्विक्शन को स्टे किया जाता बाय हायर कोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर 2 साल तो सेंटेंस का पीरियड हो गया, उसके बाद जेल से रिलीज होने के बाद भी 6 साल तक पर्सन डिस्क्वालीफाइड रहता है। बेसिकली वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो अगर इनके कन्विक्शन को नहीं स्टे किया जाता बाय हायर कोर्ट तो ये 2024 के इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे एंड 2029 के इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो गांधी, who was serving his fourth Lok Sabha term, will be barred from contesting elections for 8 years unless the conviction is stayed by a higher court। तो अभी ये सेशंस कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। टीबी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हमारा टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। आगे चलते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट टू स्क्रैप 4% मुस्लिम कोटा। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पर मुस्लिम कोटा स्क्रैप किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर पंचमसली मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचमसलीस कौन है? ये सबसेक्ट है लिंगायत का, और ये यहाँ पर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इनका जो रिजर्वेशन है ये बढ़ा देना चाहिए। तो पंचमसलीस, अ सबसेक्ट ऑफ लिंगायत्स, हैव बीन डिमांडिंग द गवर्नमेंट टू हाइक द रिजर्वेशन ऑफर टू देम, सेइंग दैट द 5% रिजर्वेशन जो कि लिंगायत कम्युनिटी को दिया गया है ये इनसफिशिएंट है सबसेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो पंचमसलीस क्या है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो 5% दिया गया था, 4% मुस्लिम कोटा, इसको यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स अंडर 2B कैटेगरी वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग HD देवेगौडा's tenure as Karnataka Chief Minister in 1995 owing to poor representation of the community in government jobs as per 2011 census। जो मुस्लिम्स हैं ये फॉर्म करते हैं अराउंड 13% जो कर्नाटका की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कुमकी एक लोकल टर्म है। कुमकी
तो कुमकी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बेसिकली कैप्टिव एलिफेंट को यहाँ पर यूज़ किया जाता है फॉर ऑपरेशंस अगेंस्ट रोग एलिफेंट्स, जो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं उनके अगेंस्ट। तो कुमकी ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ 270 कैप्टिव एलिफेंट्स कंप्लीटेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जो एलिफेंट है उसको 30 साल हो चुके हैं, तो उसके 30 साल का ही सेलिब्रेशन चल रहा था। तो क्या कुछ किया जा रहा है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है। अनाउंसिंग द 30 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑफिशियल सेट द डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट्स विच विल एक्ट एज द आधार कार्ड ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स वॉज स्टार्टेड इन अगस्त लास्ट ईयर। और यहाँ पर एक ऐप है जिसका नाम है गज सूचना। द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड, तो ये सब जो किया जा रहा है डीएनए प्रोफाइलिंग, ये की जा रही है इन कोलाबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर हम प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये कैप्टिव एलिफेंट्स के वेलफेयर के बारे में देखती है, हेल्थ के बारे में देखती है। इंडिया में आपको 20% मिल जाएंगे ग्लोबल कैप्टिव एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन, बट अ सेंसस ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स रेगुलरली नहीं होता है। लास्ट सेंसस 2018 में हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लॉन्च किया गया था एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह। एम किया था एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना, जो यहाँ पर एलिफेंट का हैबिटाट उसको प्रोटेक्ट करना, जो कॉरिडोर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को कम करना और एलिफेंट्स के वेलफेयर को इंश्योर करना। एज मैनी एज 33 एलिफेंट रिजर्व्स को नोटिफाई किया जा चुका है टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 2022। मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है गज उत्सव 2023। कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आपको मुझे बताना है। आगे हम चलते हैं। वाई बीजेपी फोकस इज ऑन राहुल, तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसक्वालीफाइड, तो डिसक्वालीफाइड आर्टिकल हम डिस्कस करते अगर इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में कुछ होता, या तो कैसे डिसक्वालीफाई किया जाता उसके बारे में कुछ होता, लेकिन इसमें उसके बारे में कुछ नहीं है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आईपीसीसी's मैसेज। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, आईपीसीसी ने उन रिपोर्ट का सिंथेसिस दिया है, ठीक है। अब सिंथेसिस की रिपोर्ट में वही लिखा होगा जो कि पहले वाली रिपोर्ट में लिखा होगा, क्योंकि है तो उन्हीं रिपोर्ट का सिंथेसिस। तो बिटवीन अगस्त 2021 एंड अप्रैल 2022 IPCC published 3 reports which laid out the science behind the climate emergency और पाथवेज बताएगी कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है। और 4th रिपोर्ट इस सीरीज की रिलीज की गई है। तो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में बेसिकली कंट्रीज ने अग्री किया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है अब प्री इंडस्ट्रियल लिमिट्स, और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। लेकिन बात यह है कि 1.1 डिग्री सेल्सियस तो अभी ही इंक्रीज हो चुका है। टू लिमिट टेम्परेचर इंक्रीज बिलो द ब्रेकडाउन लेवल, जो टेम्परेचर है 2025 तक पीक हो जाने चाहिए और उसके बाद यहाँ पर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाना चाहिए और अगले 5 साल में 43% से डिक्लाइन हो जाना चाहिए। तो साइंटिस्ट ऑन द पैनल हैव अंडरलाइंड अगर बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, बेसिकली कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो जो टेम्परेचर्स हैं ये 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाएंगे बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में फ्लड्स, या तो हरिकेन इयान इन द यूएस, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स इन नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। एंड स्मॉल आइलैंड नेशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सी लेवल यहाँ पर राइज हो रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी ही नहीं है। The reported disagreement on the fine print on fossil fuels in the earlier draft of the IPCC's latest report shows कि collective action क्यों अभी भी एक फ्रॉड कॉन्सेप्ट है इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस। बेसिकली यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है सारस क्रेन। तो सारस क्रेन स्टेट बर्ड है यूपी का, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या बताया गया, बेसिकली एक पर्सन है जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ। एक इसके पास सारस क्रेन आया था जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, इसने इसका बहुत ऐसे केयर की और बाद में बेसिकली सारस क्रेन को इसने कोशिश की कि ये चला जाए वापस, लेकिन वो सारस क्रेन बार बार इसके पास आ जाता था। लेकिन अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारस क्रेन को ले गया, क्योंकि सारस क्रेन एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एज सच द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड नो चॉइस, बट यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और जो आरिफ का फ्रेंड था सारस क्रेन उसको रीलोकेट कर दिया। नेक्स्ट है कोल्ड वॉर अगेन, ये हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल। एट द हाइट ऑफ द टेंशंस, जब यूएस और चाइना में टेंशन चल रहे थे साउथ चाइना सी को लेकर, तो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये गए शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में, और वहाँ पर इंडिया ने अनवील की कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है फॉर द इंडो पैसिफिक। अब ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा इंडिया आए थे। जब ये इंडिया आए थे तो यहाँ पर इन्होंने अनवील की अपनी इंडो पैसिफिक की पॉलिसी। 5 years later, Prime Minister Fumio Kishida chose India to unveil Japan's Indo-Pacific strategy. अगर हम बात करें जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, एम तो यही है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होने चाहिए, चाइना की जो असर्टिवनेसेस को यहाँ पर कंटेन करना है। तो डे बिफोर
Kishida's Delhi visit media outlets in Japan indicated कि जो ऑब्जेक्टिव है जापान की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का वो ये है कि जो चाइना के इन्फ्लुएंसेस को यहाँ पर कर्व करना है, while the ostensible focus of the strategy would be कि यहाँ पर प्रमोट करना है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, a phrase Kishida invoked at least 35 times in his Delhi speech. The initiative was aimed at curbing China's growing regional assertiveness. इंडो पैसिफिक फ्रेज की अगर हम बात करें तो इसको देने वाले हैं जापानीज एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जब उन्होंने 2006 में एड्रेस किया था टू द इंडियन पार्लियामेंट, सेइंग दैट द टू ओशंस आर ब्रिंगिंग अबाउट अ डायनेमिक कपलिंग एज सीज ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। और उसके बाद हमें मिलता है इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल चाइना इसको इंडो पैसिफिक नहीं कहता, चाइना इसको एशिया पैसिफिक कहता है। ही एम्फेसाइज्ड कि वर्ड जो फुमियो किशिदा हैं इन्होंने एम्फेसाइज किया कि वर्ड एक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कैसे है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पावर्स हैं इनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और हमें नई पावर्स उभरती हुई दिख रही हैं। He emphasized that the world is at a major inflection point today and argued that the Indo-Pacific conflict can't be viewed apart from the ongoing conflict in the Eurasian region. Both are symptoms of an emerging global order in which traditional superpowers diminish हो रही influence में आज नई powers हमें emerge होते हुए दिख रही हैं। The world order built by the western parts in the aftermath of the second world war, ये चैलेंज फेस कर रहा है चाइना से। बेसिकली चाइना यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट इन रियलिटी अगर हम शी की बात करें, China consistently violated with impunity all the core principles of that order. For example, यहाँ पर चाइना sovereign national boundaries को नहीं मानता है, चाइना अपने historical claims करता है, चाइना विस्तारवाद में बिलीव करता है कि नहीं ये हमारे बॉर्डर्स हैं, हिस्टोरिकली तो हम यहाँ तक थे तो यहाँ तक हमारा बॉर्डर होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर चाइना करता है। चाइना यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसीज के मैंडेट को नहीं मानता है। अब चाइना ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना का जो कंसेप्शन है यूनिवर्स का ये है टियांगसिया। अब टियांगसिया क्या है, तो चाइना ये मानता है कि हेवन के अंदर जो भी कुछ है ये चाइना का है, चाइना यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी है और बाकी सारे स्टेट्स उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 years of Project Tiger, India considered translocating a few big cats to Cambodia. तो बेसिकली इंडिया ये सोच रहा है कि यहाँ पर कुछ टाइगर्स कंबोडिया को दे दिए जाएं, क्योंकि कंबोडिया में टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वैसे टाइगर लाओस में भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वियतनाम में भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लोकली एक्सटिंक्ट है, लेकिन कंबोडिया में यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 2007 में आई थिंक इनके यहाँ आखिरी टाइगर ट्रैप हुआ था। In the 50th year of Project Tiger in India, the center is considering कि यहाँ पर few big cats को locate कर दिया जाए कंबोडिया में, where the species have become extinct in the last decade. The last tiger spotted on camera trap in Cambodia ये 2007 में था, following the success of first of its kind transcontinental translocation of the African cheetahs last September. तो बेसिकली हम यहाँ पर चीता लेकर आए थे, कहाँ से लेकर आए थे, नामीबिया से लेकर आए, साउथ अफ्रीका से लेकर आए, और कंबोडिया ने कहा है कि उनको चीता चाहिए, सॉरी टाइगर चाहिए, तो हम इनको कुछ टाइगर दे देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि शुरू हुआ था 1973 में एट द कॉर्बेट नेशनल पार्क कंप्लीट 50 ईयर्स ऑन April 1 दिस ईयर। टाइगर्स लोकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वियतनाम में, लाओस में। हमने टारगेट टाइगर्स का ट्रांसलोकेशन किया है, लेकिन एक्चुअली कंट्री में ही किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कॉर्बेट से राजा जी में शिफ्ट कर दिया था। इफ़ वी फाइनली डिसाइड कि हम ट्रांसलोकेट करेंगे टाइगर्स को कंबोडिया में, तो ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ IUCN प्रोटोकॉल्स। इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन LTCG गॉन, शुड यू स्टे विद डेट म्यूचुअल फंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि टैक्सेबल है कि नहीं है, टैक्सेबल है तो कैसे है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी कैसे टैक्स किया जाता था डेट म्यूचुअल फंड स्कीम को, अगर डेट म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट इज रिडीम्ड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 36 मंथ्स, तो जो गेन होते थे यूनिट्स को उसको शॉर्ट टर्म गेन्स बोलते हैं, और अगर इससे ज़्यादा का है 36 मंथ से ज़्यादा का है तो उसको लॉन्ग टर्म गेन्स बोलेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स किया जाता था, जो कि इंडिविजुअल इनकम के ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं उसके बेसिस पर टैक्स किया जाता था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्स्ड एट टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स इनकम। लेकिन अगर यहाँ पर होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से ज़्यादा है तो इन गेन्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को यहाँ पर टैक्स किया जाता था 20% विद एन इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पर जो फंड है उसकी कॉस्ट को एडजस्ट करना, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर उसकी कॉस्ट को एडजस्ट करना और उसके बाद यहाँ पर टैक्स करना, तो ये हो गया विद एन इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है ना, इसको हटाने की बात की गई है। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपए किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टिंग लेस देन 35% इन इक्विटीज़ इन मार्च 2018, और 5 साल के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई ये 3 लाख हो गई है। तो अगर यहाँ पर इंडेक्सेशन को देखा जाता तो एक्चुअली यहाँ पर 1 लाख का तो नहीं इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो था,
लेकिन अब इसको 1 लाख का ही इंक्रीज माना जाएगा और 1 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो एज पर द करंट regime द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल बी अप्लाइड एंड योर कैपिटल गेन्स, इसको 1 लाख नहीं कंसिडर किया जाएगा, बेसिकली इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाएगा जो कि पिछले 5 सालों में रहा होगा। So if the cost of index inflation rises from 100 to 125 in this period, the cost of acquisition will be treated as rupees 2.5 lakh instead of rupees 2 lakh, and आपको यहाँ पर जो 20% टैक्स देना होगा 50,000 रुपये पर देना होगा जो कि 10,000 होता है। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट को जो विड्रॉ कर लिया जाएगा April 1 से, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेसिकली आपको इस पूरे वैल्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड इफ़ यू आर इन द 30% टैक्स ब्रैकेट तो आपको तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर ये भी 1 लाख भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये बस आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत कि क्या है द अबेल प्राइस। तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि अबेल प्राइस किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और आप कह सकते हो कि इसको मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज के बराबर कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट अवॉर्डेड इन 2003, द अबेल प्राइज रिकॉग्नाइजेस पायनियरिंग साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स। और इसका प्राइज का नाम किसके नाम के ऊपर पड़ा है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसको मिला है ये हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो किसको मिला है, लुइस कैफरेली। नेक्स्ट है राहुल्स डिस्क्वालिफिकेशन एंड आफ्टर। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू किया और ये कह दिया कि जो राहुल हैं ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ द आरपीए एक्ट 1951 ये कहता है कि अगर पर्सन लॉ मेकर अगर यहाँ पर कन्विक्ट होता है ऑफेंस के लिए जिसमें उसको 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, तो ये पर्सन डिसक्वालीफाई हो जाएगा। डिसक्वालीफाई कब तक के लिए होगा, जितना इसका सज़ा का पीरियड प्लस रिलीज होने के 6 साल बाद तक ये डिसक्वालीफाइड रहेगा। तो स्टेट्स दैट अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड sentenced टू imprisonment फॉर नॉट लेस देन 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release. डिस्क्वालिफिकेशन इज ट्रिगर्ड बाई द कन्विक्शन इटसेल्फ, और इसके लिए लोकसभा की नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा ना कि इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो अगर लोग ये नोटिफिकेशन नहीं भी आता लोकसभा सेक्रेटेरिएट से उसके बाद भी ये डिस्क्वालीफाइड ही थे। इज द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर फाइनल इन दिस रिगार्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में 2018 में क्लैरिफाई किया था कि डिसक्वालिफिकेशन ट्रिगर्ड बाय अ कन्विक्शन विल बी रिवर्स्ड अगर कन्विक्शन को हायर कोर्ट स्टे कर देता है। तो अगर कन्विक्शन को यहाँ पर स्टे कर दिया जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील, तो डिसक्वालिफिकेशन विच ऑपरेट्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कन्विक्शन कांट टेक और रिमेन इन इफेक्ट, और ये जो डिसक्वालिफिकेशन है ये रिवर्स हो जाएगा। आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स की बेसिकली यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन को कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो सब क्लॉज ई है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 का, ये कहता है कि एमपी अपनी मेंबरशिप को लूज कर देगा अगर ये डिसक्वालीफाइड है किसी लॉ के द्वारा जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, और पार्लियामेंट ने इस केस में लॉ बना रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ द आरपी एक्ट डील्स विद डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए लॉ मेकर फॉर कन्विक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस, और अगर यहाँ पर 2 साल की सज़ा या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो पर्सन यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाएगा। व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो इनके डिसक्वालिफिकेशन को रिवर्स किया जा सकता है अगर हायर कोर्ट स्टे लगा दे ऑन द कन्विक्शन। पहली अपील सूरत के सेशंस कोर्ट में होगी, उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में होगी। अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता है तो बेसिकली ये 2 साल प्लस 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वाई ट्रांसजेंडर फीमेल एथलीट्स कांट कॉम्पीट इन फीमेल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। पाकिस्तान रिसीव्स $2 बिलियन रोल ओवर डिपॉजिट फ्रॉम चाइना फॉर IMF बेल आउट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत कम बचे हैं, इनके पास सिर्फ $4 बिलियन बचा है और इनको जून में $7 बिलियन तो वापस करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए अगर इनको IMF से पैकेज नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान इज स्क्रैम्बलिंग टू इंक्रीज इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स विच आर एस्टिमेटेड टू बी एट $4.8 बिलियन आफ्टर चाइना रीफाइनेंस्ड। तो चाइना ने इनको थोड़ा बहुत दिया थे डॉलर्स, लेकिन अभी भी इनके पास बहुत कम है। TDS लगेगा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो कि April 1 से एप्लीकेबल होगा। तो TDS क्या होता है, TCS क्या होता है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है। नो चेंज इन एंजल टैक्स, ड्राफ्ट रूल्स टू कम इन अप्रैल। तो एंजल टैक्स को लेकर क्या कहा गया था और एंजल टैक्स होता क्या है। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप में यहाँ पर किसी ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट किया गया स्टार्टअप में ये एक्चुअली जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की उससे ज़्यादा प्राइस पर किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन 20 रुपये में यहाँ पर शेयर्स लिए गए हैं। तो इसका मतलब ये फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर तो नहीं लिए गए। तो कोई ऐसा क्यों करेगा, अगर उसको अपने मनी को लॉन्डर करना होगा तभी वो ऐसा करेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये सब किया जाता था, इसीलिए 2012 में एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कोई एंजल इन्वेस्टर अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा के ऊपर शेयर्स खरीदेगा तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इनकम है इसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर हेड्स में, और इसके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो अभी तक ये जो एंजल टैक्स एप्लीकेबल था ये तभी एप्लीकेबल था अगर इंडियन इन्वेस्टर्स किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे थे।
अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर भी लगेगा। द प्रोविजन कॉलिकुली नोन एज द एंजल टैक्स, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनअकाउंटेड मनी का यूज़ किया जाता था थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी एट अ वैल्यू जो कि हायर होती थी देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स शेयर्स। तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान से रिलेटेड कोई इंसान है और उसकी यहाँ पर कोई कंपनी है, और जो ए पर्सन है वो बी से एक्चुअली रिलेटेड है, और ए पर्सन को अपना अनअकाउंटेड मनी को सिस्टम में लेकर आना है। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर जो बी की कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा में इन्वेस्ट करेगा। अब क्या सरकार ने कहा है? तो बेसिकली यही कहा गया है कि अभी तक तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे उसके ऊपर एंजल टैक्स लगता था, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स करेंगे तो उसके ऊपर भी लगेगा। तो फॉर इंस्टेंस, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टार्टअप शेयर इज ₹10 अपीस, इन अ सब्सिक्वेंट फंडिंग ऑफर किया जाता है इन्वेस्टर को ₹20 अपीस, जो डिफरेंस है ₹10, इसको यहाँ पर टैक्स किया जाएगा एज इनकम। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड दैट इट विल एड्रेस कंसर्न जो कि स्टार्टअप्स के द्वारा रेज किए गए हैं ओवर इट्स प्रोविजन। तो अभी जो भी होगा वो हम देख लेंगे। उज्ज्वला स्कीम, तो उज्ज्वला स्कीम को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों लेकर आए थे? जो पुअर हाउस होल्ड्स उनको एनकरेज करने के लिए, जो कि स्पेशली रूरल एरियाज में है, कि ये एलपीजी में शिफ्ट हो जाए फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक फायरवुड, काउडंग केक्स, इनको यहाँ पर एलपीजी में शिफ्ट करने के लिए उज्ज्वला स्कीम को लेकर आया गया था। क्योंकि काउडंग, फायरवुड, ये सब तो हजार्डियस होता है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फॉर्म्ड, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी जो कि जीएसटी रिलेटेड केसेस को देखेगी, और जिसकी वजह से हाई कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है कहीं ना कहीं कम होगा। तो अपीलेट अथॉरिटी के बाद यहाँ पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी, इसके बाद हाई कोर्ट होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होगा। तो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अमेंडमेंट्स टू सेट अप अ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इट विल हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। जो प्रिंसिपल बेंच होगी ये न्यू दिल्ली में होगी, जिसमें प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर एंड अ टेक्निकल मेंबर ईच फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट, जो कि अपील सुनेगा रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ सप्लाई। इसके अलावा स्टेट्स में भी बेंचेस होंगी जिसको स्टेट बेंचेस कहेंगे, जिसमें 2 जुडिशियल मेंबर होंगे और टेक्निकल मेंबर होगा ईच फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर। तो कॉम्पोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।